ठीक, अब वही कॉजेज, कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बताइए। लैक ऑफ लिटरेसी रेट, इन्फ्लेशन, ठीक है, लिखते जाते हैं अपन यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं आप? लैक ऑफ स्किल, सही है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले क्या बोला था अपन ने? इन्फ्लेशन, चलो ठीक है। दूसरा इलिटरेसी, तो इलिटरेसी को अपन कारण मान रहे हैं, तो क्या बिना पढ़े लिखे लोग काम नहीं करते? हम्म, भाई अच्छी अच्छी बुरी की डेफिनेशन आपकी योग्यता के ऊपर होती है। वही वही हम कह रहे हैं ना। आप बोल रहे हो कि भाई टेक्निकल क्षेत्र में काम की जरूरत है, वहां पर लोग नहीं है, तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का उल्टा हो गया ना। नहीं, जो ये दो बातें अपने में विरोधाभासी हैं। काम की जरूरत है और लोग नहीं है, और काम है लेकिन जो है मतलब लोग हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, ये दो अपने आप में अलग अलग बातें हैं। इलिटरेसी को अपन कारण नहीं मानेंगे। टेक्नोलॉजी, चलो ठीक है, इलिटरेसी को कारण नहीं मानना है, ठीक है। हाँ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाँ पॉपुलेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। नहीं, अंडर मत लिखो उसको, इसलिए अंडर मत लिखो क्योंकि आपके पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे ऐसे में। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाई पॉपुलेशन, ठीक, सही है, लैक ऑफ स्किल। अच्छा, लैक ऑफ स्किल और लैक ऑफ लिटरेसी, इन दोनों में अंतर है ना? क्या? हाँ, हिंदी में बता, अपन लिख ले फिर उसको अच्छे से वो कर लेंगे एक बार। हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लैक ऑफ रिसोर्सेज होता ही है। क्या क्या क्या? हेल्थ की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा आएगा आएगा। और कोई कारण? मतलब अच्छा, नहीं नहीं, वो पलायन का उल्टा बोल रही है। आप अप्रवास बोल रही हो ना, अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हो सकता है। माइग्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट का कारण तब होता है जब बाहर के लोग आके, मतलब वो उस जगह के लिए होता है जहाँ पे लोग आके बस रहे होते हैं। जो आपत्ति हमेशा महाराष्ट्र वाले उठाते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोग हमारे यहाँ पे आकर हमारे यहाँ का रोजगार छीन रहे हैं और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। होगा, बिल्कुल होगा, माइग्रेशन बिल्कुल कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा माइग्रेशन। और
एम्प्लॉयमेंट साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल? हाँ ट्रेड साइकिल, चलो इकोनॉमिक या ट्रेड साइकिल। सबसे बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट का फ्लक्चुएशन इन ट्रेड साइकिल। और कोई कारण छूट रहा है क्या? क्या क्या बोल रहे हैं? पॉल्यूशन कैसे? दिल्ली में देखो, दिल्ली में पोल्यूशन कितना भी ज्यादा हो, लेकिन आज भी देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले शहरों में से एक दिल्ली ही है। इसलिए पोल्यूशन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हाँ बिल्कुल आ सकती है, लेकिन देखो लिख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज। नहीं नहीं, अपन ये नहीं कह रहे कि सरकार जो है रोजगार के विरुद्ध पॉलिसी बनाती है। हाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक गवर्नमेंट पॉलिसी आप ये भी ले सकते हो कि जैसे जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, आप समझते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या 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 होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने की सुगमता, है ना? व्यापार करने की सुगमता ना होना एमपी जैसे, एमपी और कई स्टेट्स का हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा है। भाई क्यों ऐसा है कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में, या तमिलनाडु कर्नाटक जैसे स्टेट या आंध्र प्रदेश जो है इतना ज्यादा रोजगार प्रदान करते हैं लोगों को? क्योंकि उनकी पॉलिसीज वहां पर उस मामले में फ्लेक्सिबल है ना। भाई एमपी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों नहीं आता, यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं स्टैब्लिश किया जाता, क्योंकि आपकी पॉलिसीज उसके फेवरेबल नहीं है ना। कोई भी व्यापार करने वाला व्यक्ति कम से कम लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ना चाहता है, ताकि वो अपना फोकस और अपना समय अपने व्यापार में दे सके, है ना। आपका टैक्सिंग स्ट्रक्चर जो है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर यदि आपका कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो वहां पे रोजगार हमेशा कम रहेगा। अपने यहाँ पे एमपी में चाहे कितना भी बोला जाए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लेकिन सही मायनों में सिंगल विंडो से किसी को क्लियरेंस मिलता नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्लाइमेटिक और ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं। वो उसको लैक ऑफ स्किल में लिख सकते हो आप। एक व्यक्ति जो उतना ही काम जानता है जो कि किसी समय विशेष पर काम आए, ठीक है। जो कोई व्यक्ति, कोई कुमार है जिसको सिर्फ दिए ही बनाना आता है। लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट का उल्टा हो जाएगा। जब ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है तो काम करने वाला ही नहीं रहेगा, तो अनएम्प्लॉयड कैसे कहलाएगा? कैसे रहेगा? आप लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक्सप्लेन करो। अच्छा, मतलब काम करने वाले व्यक्ति नहीं है तो बेरोजगार कैसे रहेगा जब काम करने वाले व्यक्ति ही नहीं है? भाई 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 काम करने वाले व्यक्ति ही नहीं है, आप कह रहे हो कि काम करने लायक व्यक्ति नहीं है। जब उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की तो वो बेरोजगार क्यों कहलाएगा? देखो, काम करने मतलब बेरोजगार कहलाने के लिए पहले तो व्यक्ति का होना जरूरी है, ठीक है। फिर व्यक्ति का काम करने लायक होना जरूरी है, चाहे आप उसके स्किल के मामले में देख लो, चाहे हेल्थ के मामले में देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद काम करने की उसकी इच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तीन तीन क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। और फिर इसके बाद यदि वो काम नहीं कर पा रहा है, आप समझो काम नहीं कर पा रहा है, वो चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो वो बेरोजगार है। आप कह रहे हो कि ह्यूमन कैपिटल की लैक है, ह्यूमन कैपिटल की कमी है, तो ह्यूमन कैपिटल की कमी मतलब काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं है।
वॉर्स एंड हॉस्टिलिटीज, देखो बनाने को आप बहुत कारण बना सकते हो, लेकिन कारण अपन वो ही लिखे जो कि अपन जिसको टेक्निकली जस्टिफाई कर सके। नेशनल सिक्योरिटी का वुमेन एम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना? तो वो तो इंटरनल सिक्योरिटी वाली, नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। लिख सकते हो कारण, लेकिन इस टाइप के कारण लिखने से बचो। बिल्कुल हो सकती है भाई, देखो कारण बहुत लिख सकते हैं अपन, लेकिन अपन कारण वो लिखे जिसको अपन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जस्टिफाई कर सके। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है बिल्कुल जेन्युइन कारण है, आप बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। प्राकृतिक आपदा लिख सकते हो, बाह्य आक्रमण लिख सकते हो, है ना, या फिर आंतरिक अशांति लिख सकते हो, ये सब कारण है। आंतरिक अशांति आज के समय जो है अफ्रीकन कंट्रीज में जो है और अर्जेंटीना में, ऐसे देशों में जो है बहुत बड़ी दिक्कत है रोजगार के लिए, आंतरिक अशांति होना। जब तक इंटरनल पीस नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज काम नहीं करेंगे। हाँ वही आंतरिक अशांति का मतलब वही है, सिविल वॉर। हाँ नागालैंड की स्थिति ले लो, अभी नागालैंड में भी बनी रहती है, अभी हाईलाइटेड नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे निरंतर बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है वहां पे। कौन सी? हाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज लिखो, बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसीज लिखो, और बल्कि गवर्नमेंट की आप वो लिखो, एजेंडा नहीं, पॉलिसीज ही हैं। हम उसके लिए शब्द सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज। ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट के ट्रेड करने की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ट्रेड करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज या ट्रेड करवाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो हाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिख दो आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिख दो, वो भी एक, वो ज्यादा बेहतर उसका वो रहेगा, व्यापार करने की सुगमता। और यदि नहीं याद आए तो गवर्नमेंट पॉलिसी से लिख देना। ठीक, इनमें से कोई कारण में कोई दिक्कत, इसको आप एक्सप्लेन कर लोगे। इन्फ्लेशन से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है? बूम नहीं, जब उसमें रिसेशन आता है। महंगाई बढ़ने से लोगों को नहीं निकाला जाता। एक चरण छूट गया आपका। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग उस चीज का परचेज करना कम कर देते हैं। एक मिनट, इन्फ्लेशन आता है मत बोलो अब, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन तो हमेशा रहता है। नहीं पर पर्सन नहीं, एग्रीगेट स्पेंडिंग, एग्रीगेट स्पेंडिंग। बोल आप सही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गलत आपने शब्द पकड़े हैं। यदि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, लोगों की उसको क्रय करने की इच्छा कम होगी, ठीक है, इस कारण से मार्केट में उसकी डिमांड घटेगी। सप्लाई निरंतर जारी है जैसी चल रही है, डिमांड घट जाएगी तो उसकी बिक्री कम होएगी, बिक्री कम होएगी तो उसका उत्पादन कम करना पड़ेगा, उत्पादन कम करना पड़ेगा तो उत्पादन करने वालों को घटाना पड़ेगा, यानी कि लेबर को घटाना पड़ेगा। हाँ जैसे शॉप वाला उदाहरण दिया था,
ठीक है, नहीं शॉप तो चलो एक तो वो तो एक यूनिट के लिए हो गया, एक पर्टिकुलर दुकान के लिए हो गया। अपन इन इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 के समय लॉकडाउन लगा, किसी एक्सटर्नल कारण के वजह से प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा, क्योंकि फैक्ट्रीज काम करना बंद कर दी। तो अब खर्चे काटने के सबसे पहला तरीका क्या होता है? सैलरीज में कटौती करना, मतलब छटनी करना लोगों की। हाँ लिख सकते हो, नेचुरल, अभी किसी ने वो बताया था ना, नेचुरल कॉजेज, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में पेंडेमिक भी है। एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय को देने के लिए पैसे उसी स्थिति में नहीं रहते जब उसका उत्पादन घटता है। अन्यथा यदि आप घाटे की बात कर रहे हो कि व्यापार घाटे में जा रहा है और उसने छटनी कर दी, तो वो कि एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। जैसे अभी हाल में जेट एयरवेज ने अपना दिवालियापन घोषित किया था। ठीक है, क्यों ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि वो कई महीनों से उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी थी। जब एम्प्लॉयज़ ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उसने जो है लीगली अपने आप को लिक्विडेटेड घोषित कर दिया, यानी दिवालिया घोषित कर दिया। तो इससे पूरी, आप ये नहीं कह सकते कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री में बेरोजगारी आ गई है ना, पूरी सिविल एविएशन इंडस्ट्री में बेरोजगारी नहीं आई, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफॉल्ट की वजह से हुआ है। ऐसी स्थिति को आप बेरोजगारी में नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि एक कंपनी डिफॉल्ट करी है तो लेकिन 10 कंपनियां चालू हैं। नहीं, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो। फ्रिक्शनल में तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छा से छोड़ता है। इच्छा से छोड़ रहा हो। हाँ, ऐसे व्यक्ति को आप ओपन अनएम्प्लॉयड कह सकते हो जब तक उसको दोबारा से रोजगार नहीं मिल जाता। वो स्किल्ड भी है, एजुकेटेड भी है और इच्छा भी रखता है, लेकिन काम नहीं है अभी उसके पास, ओपन अनएम्प्लॉयड है वो। तो इन्फ्लेशन से आप समझ गए कैसे बेरोजगारी हो? इन्फ्लेशन बढ़ने से। एक्चुअली इन्फ्लेशन नहीं लिखना चाहिए, राइज इन इन्फ्लेशन लिखना चाहिए इसको, इन्फ्लेशन बढ़ना। ठीक है, इलिटरेसी को आप मत मानो, इसलिए नहीं क्योंकि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रोजगार करता है। ठीक, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़े कारणों में से एक है। काम करने के इच्छुक बहुत सारे हैं लेकिन उनको देने के लिए काम नहीं है। ठीक, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों होती हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा लिमिटेड ही रहेंगी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं होती। तो इन दोनों को आप चाहो तो आपस में रिलेट करते हुए बता सकते हो, पॉपुलेशन हाई होना और अपॉर्चुनिटीज का लिमिटेड होना। ज्यादा लिटरेसी है, नहीं ये तो अपन कारण देख रहे हैं ना, ये लैक ऑफ के लिए लिखा है अपन ने अगला। तो लिटरेसी को तो अपन मान ही नहीं रहे उसमें, लिटरेसी को अपन मान ही नहीं रहे एम्प्लॉयमेंट में, मतलब उसके कारण के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके लिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और किस कारण में उसको रखना है? तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में। ब्रेन ड्रेन अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का साइड इफेक्ट है। आप किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो वो कहीं और जाके दूसरे देश में काम करने लगा, तो इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक साइड इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है कह लो, एक्चुअली साइड इफेक्ट नहीं, आफ्टर इफेक्ट है, पश्चातवर्ती कारण है। साइंटिस्ट दूसरे कंट्री में जाते ही हैं, आप कह रहे हैं।
एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। बिल्कुल ब्रेन ड्रेन की कैटेगरी में है। जो भी वो अपने बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं उसका फायदा इस देश को ना मिलके दूसरे देश को मिलेगा। बिल्कुल ब्रेन ड्रेन है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ भाई, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज को आप एक बार फिर से लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी से लिंक करके लिख सकते हो। हम्म देखो, यदि वो दूसरी जगह रोजगार कर रहा है तो वो बेरोजगारी कैटेगरी से बाहर हो गया। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, उसकी स्टडी व्यक्ति के आधार पे होती है, देश के आधार पे नहीं होती कि वो कौन से देश में काम कर रहा है। ये मायने नहीं रखता कि वो कौन से देश में काम कर रहा है, ये मायने रखता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक। अच्छा एक मिनट, अपन ने 8 कारण जो लिखे थे ना, उसमें एक कारण और लिखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो अपन ने अनएम्प्लॉयमेंट के, हाँ, टाइप्स जो लिखे थे ना अपन ने, उसमें एक अंडर एम्प्लॉयमेंट भी लिखो, बहुत जरूरी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन अपनी योग्यता से कम काम कर रहा है। ठीक है, मतलब यदि कोई एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट किसी ऑफिस में प्यून की नौकरी कर रहा है, जो देश की अभी बड़ी समस्या बनी हुई है, जो अक्सर सुनने में आती है, कई जगह होता है, यूपी अकेले में नहीं, कई जगह पर ऐसा। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल यही बात है कि जब एक उच्च योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता से कम का काम करता है, कम स्तर का काम करता है, तो वो अंडर एम्प्लॉयड कहलाता है। उस हिसाब से तो 55 साल का भी नेता युवा नहीं होता। वही तो हम कह रहे हैं, उस हिसाब से तो 55 साल का नेता भी युवा नेता नहीं होता। लेकिन वो तो मान्यता की बात है, कहीं कोई ऐसा एज क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया ना कि यूथ कहाँ तक मानी जाती है। दोनों की बातें नहीं समझ आई। बिल्कुल है। हाँ भाई देखो, स्टेट का काम है आपको रोजगार देना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि अब आप 30 साल के हो गए, चलो भाई अब आप तो एज पार कर गए, आपको काम धाम नहीं देने वाले। नहीं, सोशल सिक्योरिटी एक अलग मामला है। हाँ हाँ है ना भाई, अपन ये तो बोल ही नहीं रहे कि स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा है, पीछे नहीं हट रहा है वो। लेकिन बस दो, देखो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। यदि स्टेट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहता आपको। ठीक है, राज्य आपको नौकरी या रोजगार देना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है। उसके सामने अपने रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, है ना। उसके पास बजट का अभाव हमेशा रहता है, उसके पास संसाधनों का अभाव हमेशा रहता है, उसके पास ऐसे लोग हमेशा होते हैं जिसको आपको सर्व करना ही करना है। कमिश्निंग का क्या मतलब? कमिश्निंग शब्द का मतलब शुरुआत करना होता है वैसे। नहीं, ये सब चीजें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है।
वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं, क्रिमिनल कहलाता है। हाँ हाँ, एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में केवल लेजिटिमेट वर्क ही आते हैं। ऐसे कोई भी काम जो कि किसी भी प्रकार के कानून के विरुद्ध होते हैं उसको रोजगार नहीं कहा जाता, और ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार भी नहीं कहना चाहिए। उनको जरूरत रोजगार की नहीं, उनको जरूरत जेल की है। वहां पे तो खाना पीना मिलता ही है। और जेल में काम भी कराया जाता है, काम भी कराया जाता है। अरे कोई व्यक्ति है जो कि जिसकी क्षमता है वो 2 लाख रुपए महीने कमा सकता है, लेकिन वो 20,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। नहीं, एम्प्लॉयड है इसलिए हम कह रहे, इसलिए उसको हमने ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा है। देखो, ओपन अनएम्प्लॉयड वो होता है जो व्यक्ति 2 लाख रुपए महीने कमा सकता है लेकिन कुछ नहीं कमा रहा, वो ओपन ओपन अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयड वो इसलिए है कि आप उसकी योग्यता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अरे यदि किसी व्यक्ति की क्षमता 2 लाख रुपए महीने कमाने की है, आप उससे 20,000 रुपए महीने की कमाई कर रहे हो, वो 20,000 रुपए महीने की कमाई कर रहा है, तो ये बचे हुए 1,80,000 का नुकसान उस व्यक्ति को भी है, और उस 1,80,000 पे जो टैक्स मिलता है उसका नुकसान देश को भी है। हाँ, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड देखो, एम्प्लॉयमेंट डेटा में वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। अपन ने जो फॉर्मूला देखा ना, टोटल अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल एम्प्लॉयड इनटू 100, उस फॉर्मूले के अनुसार वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बेरोजगारी का एक प्रकार है। आप समझ रहे हो, वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, लेकिन जितनी क्षमता उसकी काम करने की है उतनी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, अंडर नहीं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट का, अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, दूसरा जो आप पूछ रहे हो ना कि इससे नुकसान क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट से, एक व्यक्ति जिसकी क्षमता सिर्फ 20,000 रुपए महीने कमाने की ही है, आपने उससे उसका मौका छीन लिया। समझ रहे हैं ना? भाई जैसे जो पीएससी या यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें कोई एक बार कोई सिलेक्ट हो जाता है, वो दोबारा एग्जाम देता है और दोबारा सिलेक्ट हो जाता है। तो आपने क्या किया, आपके पास तो रोजगार था, आप सिलेक्टेड थे, आप यदि उससे बाहर रहते तो आपकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता जिसको वाकई में उस नौकरी की जरूरत थी। नहीं नहीं, रैंक इंप्रूवमेंट की तुम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप नीचे से आप ऊपर से एक पायदान नीचे खिसकाना चालू करोगे तो नीचे वाला बाहर हो जाएगा, है ना? तो आपने ऊपर की एक पोस्ट छीन ली, उसके कारण नीचे वाली जो पोस्ट किसी इसको मिल सकती थी जो बाहर हो गया, आपने एक व्यक्ति का मौका छीन लिया। भाई इंजीनियर्स को के लिए जैसे बोला जाता है कि आप इंजीनियर हो तो आप यहाँ क्यों, इस चीज में क्यों आना चाहते हो, क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? आप इंजीनियर बन गए हो और आप बैंक में नौकरी कर रहे हो। आपने क्या है, आपने कॉलेज में उस व्यक्ति की सीट छीन ली जो हो सकता है कि पढ़ के इंजीनियर ही बनना चाहता होगा। ठीक है, इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट को इसलिए एज अ टाइप लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हर चीज मतलब ओवरऑल आप लॉस में हो ना। एक व्यक्ति जो अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रहा है वो बहुत चीजों को नुकसान पहुंचाता है। एक व्यक्ति यदि जिसकी क्षमता इतने ज्यादा काम करने की है, हो सकता है वो उस माध्यम से 4 और दूसरे लोगों की सहायता कर पाता है किसी भी तरह से। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, 20,000 रुपए महीने में केवल अपना घर चला रहा है, अपने घर के 4 लोगों का पेट पाल रहा है। हाँ, तो जब तक उसको नेक्स्ट चांस नहीं मिल जाता तब तक वो अंडर एम्प्लॉयड है।
कहाँ पर? तो अपन ने देखा तो ना भाई, युद्ध होना, आंतरिक अशांति होना, दंगे होना, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होते हैं। ठीक, पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ आप समझ रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति खराब होना। हम्म नहीं, क्यों एलिजिबल क्यों नहीं है वो काम करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है यार। नहीं, कोई क्रॉनिक डिजीज से भी यदि सफर कर रहा होता है तो ऐसा नहीं है क्या कि वो काम नहीं कर सकता? ऐसा है क्या कि वो काम नहीं कर सकता? इंटेंस क्रॉनिक भाई, ऐसा जो व्यक्ति जो इंटेंसली क्रॉनिक हो, जो काम करने की स्थिति में ही नहीं है, वो उस वाली कैटेगरी से बाहर हो जाएगा कि वो काम करने की इच्छा ही नहीं रखता। क्यों नहीं आएगा यार पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ? भाई हम यदि क्वालिफाइड है, हम काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से बीमार है, 1 साल से बीमार है, तो हम बेरोजगार तो कहलाए ना, क्योंकि काम करने की इच्छा तो हम रखते हैं। अब लेकिन यदि हमें इतनी सीवियर प्रॉब्लम है कि हम इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें काम करना है कि नहीं, तो हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड स्किल ही, मतलब जो स्किल रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं उसके पास। उस हम्म उसके पास वो जिस जिस एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इच्छुक है, उसकी स्किल उसके पास नहीं है। जब आपके स्किल नहीं है तो आप उस क्षेत्र के लिए अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाओगे। आप वैसे अनएम्प्लॉयड कहलाओगे यदि आप कोई दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक, अब उसके बाद क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। जबलपुर शहर में अब आईटी पार्क बना है, जबकि आईटी संबंधित जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं वो काफ़ी सालों से हैं शहर में। तो लोग क्या करते थे, या तो घर पे बैठे रहते थे जो नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, या नहीं तो दूसरी जगह चले जाते थे। जो घर पे बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास काम करने के मौके नहीं है, तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। ठीक है। उपयुक्त अधोसंरचना का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मतलब ये अपन इन माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना, इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब। नहीं, इमिग्रेशन मत लिखो उसको, माइग्रेशन ही लिखना, लेकिन आगे उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना। अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन माइग्रेशन होता है, कैसे वो पूछ रहे हो? हाँ, होता है ना। तो वो तो आउट माइग्रेशन हो गया। अपन यहाँ पे इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, बाहर से लोग आ रहे हैं जो रोजगार के अवसरों को छीन रहे हैं। हाँ, ऐसा कह लो, चलो, छीन रहे हैं। ज्यादातर महानगरों में यही स्थिति है। फिर इकोनॉमिक या ट्रेड साइकिल, सबसे मेजर कारण। इकोनॉमिक साइकिल या ट्रेड साइकिल में फ्लक्चुएशन होगा तो बेरोजगारी आएगी। ठीक, यदि रिसेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्लो डाउन है, तो निश्चित रूप से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक, क्लियर। अब फिर उसके बाद एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना होना, लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
या कॉम्प्लेक्सिटीज इन डूइंग बिजनेस, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज का स्ट्रिक्ट होना, रिजिड होना, टाइट होना, ठीक, शासकीय नीतियों का कठोर होना, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने में दिक्कत जाती है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले लो, बंगाल के सिंगूर में पॉलिसीज़ के डिस्टरबेंस की वजह से टाटा के प्लांट नहीं लग पाया, तो टाटा इंडस्ट्रीज़ को तो उससे नुकसान हुआ ही, लेकिन सिंगूर में इतना बड़ा यदि प्लांट लगता तो वहाँ के जो लोकल लोगों को उससे रोज़गार मिलता, उसकी अपॉर्चुनिटी अब ख़त्म हो गई। और उसका फ़ायदा किसने उठाया? गुजरात ने। गुजरात ने खुद आगे बढ़ के टाटा इंडस्ट्री को अप्रोच किया कि हम आपको देंगे, आपको काम करने के लिए जगह, और जो सहायता हो सकेगी वो करेंगे, आप हमारे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो। उनने वहाँ किया और वहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया। ठीक, नागपुर और जबलपुर बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है ना, दोनों की ज्योग्राफिकल स्थिति में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उसके बाद नागपुर और जबलपुर के ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में या डेवलपमेंट स्टेटस में इतना अंतर क्यों है? पॉलिसीज के कारण। पॉलिसीज के कारण, बिल्कुल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण। महाराष्ट्र कितना कमर्शियल फ्रेंडली है ना। महाराष्ट्र का आप सोचो, नासिक जो है जबलपुर से बड़ा नहीं होगा, लेकिन नासिक में उद्योग जबलपुर से ज़्यादा है। नासिक की जनसंख्या भी जबलपुर से कम है, लेकिन औद्योगिक स्थिति में वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट रही है हमेशा से, अभी की बात नहीं है, हमेशा से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल फ्रेंडली रही है। ठीक, अच्छा, एक कारण और लिख लीजिए, वो है ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ज्योग्राफिकल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक, भौगोलिक स्थिति और जलवायु की स्थिति। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वाभाविक है कि औद्योगिक विकास कम ही रहेगा। ठीक है, क्यों? वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, स्वाभाविक रूप से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। ठीक, उससे उलट आप देखो जो नदी के मैदान होते हैं, है ना, नदी के मैदानों में हमेशा उद्योग की या रोजगार के अवसर ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ की जलवायु अच्छी रहेगी, वहाँ की मिट्टी अच्छी रहेगी, वहाँ की फर्टिलिटी रहेगी, वहाँ की ज़मीन प्लेन रहेगी, है ना, लैंड वहाँ का प्लेन रहेगा। जहाँ भी प्लेन लैंड होगा वहाँ पे हमेशा खेती उद्योग के मौके ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ भी कठोर और पठारी या उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत होती है, वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की भी दिक्कत होती है, वहाँ पे खेती हो ही नहीं सकती ढंग से। ठीक है, मेघालय में हमेशा उद्योग कम ही मिलेंगे आपको, है ना, लद्दाख में, राजस्थान के आप क्या कहते हैं वेस्टर्न क्षेत्र में हमेशा वहाँ पे रोजगार कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम कंडीशंस में काम नहीं किया जा सकता आसानी से, इसलिए वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या मिलेगी। ठीक है, किसको? कन्वेंशनलिटी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कन्वेंशनलिटी को ऐड कर सकते हैं। रूढ़िवादिता की बात कर रहे हो ना आप? हाँ कर सकते हो। कन्वेंशनलिटी लिखने की जगह उसको ऑर्थोडॉक्सी लिखना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है या शिक्षा का अभाव है तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। नहीं, लैक ऑफ स्किल में नहीं आएगा वो,
हाँ, इसलिए कह रहे हैं वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जो बोल रहे हो कि वो यदि वो अपने काम को छोड़कर नहीं जाना चाहते, इसकी अपनी जगह को नहीं, अब जैसे वो बोल रहे हैं कि वो खेती में लगे हुए हैं, तो अनएम्प्लॉयड वो उस स्थिति में होंगे यदि उनकी खेती छोटी सी और काम करने वाले 10 लोग हैं, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड होंगे। लेकिन यदि खेती उनकी मान लो 25 एकड़ की खेती है और 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड नहीं है वो। और वो अपनी इच्छा से यदि वहां पर रुके हुए हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं है वो, यदि अपनी इच्छा से रुके हुए हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। अपनी इच्छा से वहां रुके हुए हैं, अपनी इच्छा से बेरोजगार बैठे नहीं कह रहे हैं, वो अपनी इच्छा से अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन काम तो उनको करना है। ऑर्थोडॉक्स रीजन लिख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, फर्टाइल सॉइल होगी तो इस वजह से रोजगार रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यदि सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी तो बेरोजगारी रहेगी। पोर्ट सिटी तो महाराष्ट्र के सिर्फ एक हिस्से में है, लेकिन रोजगार तो विदर्भ तरफ भी बहुत है। कंपैरेटिवली उतना नहीं है जितना वहां पर है, लेकिन कमी भी नहीं है ऐसी। भाई जबलपुर कई लोग जाके नागपुर में काम करते हैं, अब क्या बात करो, जबलपुर तो व्यक्ति महानगर कहा जाता है। तो ये बहुत, ये देखो सारे के सारे फैक्टर जब एक साथ काम करते हैं ना, तब रोजगार या बेरोजगारी होती है। किसी की कहीं कहीं पे कुछ फैक्टर्स की डिग्री ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं काम सबको एक साथ ही करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसको सिस्टम कहा जाता है, स्ट्रक्चर नहीं कहा जाता, सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि सबको एक साथ काम करना होता है। ठीक, क्लियर। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या कहते हैं, अरे उसके लिए एक शब्द होता है ना, जब बाहर के लोग पलायन करके किसी जगह पे आके बसते हैं, इमिग्रेशन का एक हिंदी शब्द होता है ना, प्रवास। प्रवास ना, इसका मतलब ये होता है कि किसी एक जगह पर जहाँ पर उद्योग के, या मान लो किसानी के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। एक गांव है जिसकी जमीन बहुत अच्छी है, अब वहां के लोग तो उस जमीन पे काम कर नहीं पा रहे, आसपास के गांव के लोग आके वहां पे नौकरी कर रहे हैं, वहां पे मतलब श्रमिक का काम, खेती श्रमिक का काम कर रहे हैं। उस गांव पे रहने वाले जो श्रमिक है वो वहां पे काम नहीं कर पा रहे, उनको मिला ही नहीं रोजगार वहां पे। तो ये प्रॉब्लम होती है इमिग्रेशन की। ठीक है, महाराष्ट्र में नौकरियां बहुत हैं, लेकिन नौकरियां ज्यादा हैं किसके पास, बिहार वालों के पास। महाराष्ट्र वालों के पास अपने ही शहर, अपने ही जगह पे रह के नौकरी वहां की नहीं मिल पा रही है। ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बंगाल में नौकरियां बहुत है, लेकिन ले कौन रहा है, बांग्लादेशी ले रहे हैं। ठीक है, ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। आप लोग बताओ कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, पॉवर्टी और इसके अलावा पॉवर्टी के, और पॉवर्टी यदि हो जाती है तो उसके साथ बचत। अच्छा बजट, बजट, हाँ ठीक है, बजट ले लेंगे, बजट ले लेंगे। तो बजट तो वैसे इतना बड़ा है कि वो पूरी क्लास अपने आप में ले लेगा। ठीक है, पॉवर्टी वैसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी के टाइप्स नहीं होते, पॉवर्टी के कॉजेज जो होते हैं वो अपने आप में अंडरस्टूड होते हैं, है ना। पॉवर्टी की अपन बहुत समय नहीं लगेगा पॉवर्टी की मतलब टॉपिक को खत्म करने में। देखो रिलेटिव अनएम्प्लॉयमेंट पहले अपन ये समझ लें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही उसको कैलकुलेट किया जाता है रिलेटिव अनएम्प्लॉयमेंट को।
देखो एब्सोल्यूट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो ये है कि आप उस वर्ष के लिए आप देख रहे हो कि कितने लोग कुल जो है जिनके पास रोजगार नहीं रहा। रिलेटिव अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप किसी बेस ईयर के आधार पे कंपेयर कर रहे हो। अपने यहाँ पे जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े होते हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहते हैं। नहीं, मत लिखो उसको, इन टाइप्स में नहीं आएगा। आप वो एक सेपरेट टाइप का क्लासिफिकेशन है। पीरियोडिक बेसिस पर, पीरियोडिक बेसिस पर। देखो जैसे अपने यहाँ पे महंगाई इन्फ्लेशन के जो आंकड़े होते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि ये वाले क्वार्टर, ये वाला जो क्वार्टर रहा है उसमें इन्फ्लेशन इतना रहा है, तो उसकी कंपैरिजन किससे की जाती है? प्रीवियस क्वार्टर से नहीं की जाती, बेस ईयर से भी नहीं की जाती, प्रीवियस ईयर से की जाती है। भाई अप्रैल से लेके जून 2023 इसका एक फिगर आएगा, एक महीने 2 महीने बाद इन्फ्लेशन का कि कितना रहा, तो उसकी कंपैरिजन की जाती है अप्रैल से जून 2022 के महंगाई से। इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा होता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चल, ईयर ऑन ईयर का मतलब यही होता है पिछले साल के उसी समय में क्या स्थिति थी और इस साल उसी समय पर क्या स्थिति है। हाँ, अच्छा, अपने अपने वो टॉपिक छूटे हैं ना अभी तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी 50 तो छूटा हुआ है ना अभी, वो नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट में कर लेंगे।